द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने ये टॉपिक देखना है, यानी हमें एक्चुअली देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, यानी एक सेल से लेके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बनने की क्या लेवल्स होते हैं, या अगर एक एटम से लेके सेल तक बनने के क्या लेवल्स होते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें कि वो उस ऑर्गेनिज्म से एक पूरी पॉपुलेशन बनती है तो उसके क्या लेवल्स होते हैं, किस किस लेवल पे जाके सेल और ऑर्गेनिजम्स अरेंज होते हैं। और जैसा कि हमने देखा है और पढ़ा है बल्कि प्राइमरी क्लासेस में कि ये स्टेटमेंट बार बार हमें पढ़ने को मिलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल और फंक्शनल यूनिट, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है वो सेल है। यानी सेल ना सिर्फ बहुत सारे सेल मिलके एक लिविंग बॉडी फॉर्म करते हैं, यानी ना सिर्फ वो उसको बना रहे हैं बल्कि वो उसको फंक्शनली भी पार्टिसिपेट करते हैं कि वो उसके फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बनाने तक का काम कर रहे हैं और फंक्शनल का जो काम है वो कोई और कर रहा है, फंक्शनल कोई और है। सेल के अंदर विद इन अ सिंगल सेल, किसी एक सेल के अंदर भी वो तमाम प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। यानी एट द वेरी बेसिक लेवल ऑफ सेल ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ कैन बी प्रोसीड, और सेल मिलके बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब सेल, पहले तो हमने सेल से पहले की चीजें देखनी पड़ेंगी कि सेल कैसे बनता है, फिर सेल से आगे की चीजें कैसे बनती हैं, और फिर सेल किस तरीके से हर लेवल पे ऑर्गेनाइज होते हैं कि वो फाइनली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं जो कि एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यहाँ देखने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी हर सेल की जो है वो बेसिक जो होती है वो एक्चुअली एटम ही होती है। यानी तमाम सेल को जो बनाने वाली चीज है वो एटम ही है, और हर सेल की जो बेसिक है वो केमिकल इन नेचर है, क्योंकि एटम्स तो केमिकल में, केमिस्ट्री में फॉल करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो बनाते हैं एटम। हर तरह के एटम में यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब एटम बन गए। एटम के बाद यहाँ तक का लेवल पूरा हो गया। उसके बाद अब एटम के बाद जब एटम बहुत सारे मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन एटम, यहाँ पे हम कौन कौन से एटम की बात करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये वो हैं कुछ ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल थे 3, उनसे मिलके बने एटम, ठीक। अब एटम कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम जो पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं वो ये सारे हैं। अब जब ये एटम्स मिलेंगे, लेट्स सपोज के कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और एक ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, तो वो क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन बनाएंगे अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल। तो इन एटम से मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इन मॉलिक्यूल्स से आगे, अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स भी 2 तरह के होते हैं, यानी हमने अभी देखे ना कार्बन और अमाइनो एसिड्स, और सॉरी कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन और फैट्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स की भी 2 कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। यानी ये मॉलिक्यूल्स साइज के हिसाब से 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी है मैक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल के अगर हम वर्ड को थोड़ा सा स्प्लिट करें तो इसमें 2 वर्ड हैं। एक है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा। मॉलिक्यूल का मतलब तो मॉलिक्यूल ही होता है, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो कि छोटे होते हैं। इसके बाद दूसरे कौन से हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा लार्ज नहीं, लेकिन माइक्रो के कंपैरिजन में थोड़े से लार्ज मॉलिक्यूल, उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी ये कंपैरेटिवली लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं विद माइक्रो मॉलिक्यूल।
अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल के अगर एग्जाम्पल में देखें तो ये है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलके ये बनते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल की जो बेस है वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल ही है एक्चुअली। यानी ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अमाइनो एसिड जब बहुत सारे मिलते हैं एक साथ तो वो प्रोटीन बनाते हैं, और इसी तरीके से। तो मॉलिक्यूल्स तक हमें समझ आ गया कि एटम ने मिलके मॉलिक्यूल बनाया। अब मॉलिक्यूल की दो टाइप्स थी, वो भी हमने देख ली। अच्छा, अब जब ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है और वाटर है और ये तमाम चीज़ें जब ये मिलती हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। हम अभी सेल की तक की बात करें क्योंकि हमने सेल और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो हमने यहाँ मॉलिक्यूल से आगे प्रोटोप्लाज्म पढ़ना है। केमिस्ट्री में ये हिरार्की ज़रा डिफरेंट होती है। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म बन गया। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो एक लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड क्या है, जैसे कि लेट्स सपोज ये सेल है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। और जो सेल के बाहर का जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। यानी प्रोटोप्लाज्म में भी कौन सी दो चीजें हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस का फ्लूइड, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड, या ये कह सकते हैं कि वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के बाहर है। तो प्रोटोप्लाज्म बन गया। अब इसके बाद देखते हैं कि जब प्रोटोप्लाज्म बन गया, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली ये और ये है। जब प्रोटोप्लाज्म बन गया यानी ये दोनों लिक्विड बन गए हैं, तो अब फाइनली सेल भी फॉर्म हो जाएगा। यानी प्रोटोप्लाज्म ने अब क्या बना दिया, सेल बना दिया। अब सेल के बाद सेल बन गया। अब बहुत सारे सेल, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और इस तरीके से बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल जब मिलते हैं, लेकिन सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एक तरह के सेल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। यानी अलग अलग तरह के सेल मिलके टिश्यू नहीं बनाते। जैसे अगर ये स्किन के सेल मिले, ठीक है, तो वो स्किन का टिश्यू बनाते हैं। इसी तरीके से अगर ब्रेन सेल मिलते हैं तो वो ब्रेन के टिश्यू बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेन के सेल मिले और कुछ स्किन के सेल मिले और वो कोई दूसरा टिश्यू बनाए, नहीं। टिश्यू बनाने के लिए सेल का एक टाइप का होना लाजमी होता है। तो अब तक टिश्यू तक की हमें लेवल्स हमने देख लिए। उसके बाद अब टिश्यू के बाद क्या होता है, जब टिश्यूज बनते हैं उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। एक किडनी है, किडनी में बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक जो ऑर्गन अगर बनेगा तो उस ऑर्गन के लिए इट इज नेसेसरी कि बहुत अलग अलग तरह के टिश्यू हों। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की वॉल के जो टिश्यूज होते हैं वो अलग होते हैं, जो हार्ट की वाल्व होते हैं उनके टिश्यूज अलग होते हैं। तो इसी तरीके से किसी एक सिंगल ऑर्गन को बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यूज चाहिए जिनकी टाइप्स अलग हो। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, सिंगल ऑर्गन, एक ऑर्गन। अच्छा, अब ऑर्गन बन गया। अब ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे कि एक ऑर्गन सिस्टम हम कंसिडर कर लेते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे जैसे लिखा बना हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चाहिए आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ट्रेकिया होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स होते हैं, इसके अलावा नॉस्ट्रल्स होते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ये सारे ऑर्गन मिलेंगे तो एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम बनेगा। यानी किसी एक ऑर्गन सिस्टम को बनने के लिए
बहुत सारे ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ओवरीज, यूट्रस, यूरेथ्रा, इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब्यूल्स, तो ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम तक की बात हो गई। अब ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे मिलते हैं, मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिलेंगे, देन फाइनली अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। यानी जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम, यानी अलग अलग सिस्टम जो हमारी बॉडी में मौजूद है, नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेट, तो ये तमाम सिस्टम जब हम एक साथ मिलते हैं तो फिर हमारी बॉडी फॉर्म होती है ना। तो इस तरीके यही है कि बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। अब हमने ये इसका ग्राउंड समझ लिया, अब हम थोड़ी सी बुक की वर्डिंग्स देख लेते हैं। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे कि हम सबको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ ऑल एलिमेंट, तमाम एलिमेंट की जो बेसिक यूनिट, हर एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से। ठीक है, और हर एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीनों मिले, इन्होंने एक एटम बनाया, फिर एटम्स मिले, एलिमेंट बने। अब यहाँ पे बायो एलिमेंट कौन से हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, वो है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें। यहाँ तक की थी एटॉमिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब एटम बने, ठीक है, अब एटम के बाद ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एटम कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 6 इंपॉर्टेंट एटम होते हैं जो कि हमने ऊपर देख लिए। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग बॉडी में मौजूद होते हैं, जिसकी हमने 2 कैटेगरीज अभी पढ़ ली हैं, जैसे कि माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, आर स्मॉलर मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, कंबाइन, जो कि आपस में मिलते हैं ताकि वो मैक्रोमोलिक्यूल बना सके। यानी मैक्रोमोलिक्यूल की बुनियाद है माइक्रोमोलिक्यूल, इनके यूनिट है माइक्रोमोलिक्यूल। ठीक, इसकी एग्जांपल है अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह। अब यही तीनों चीजें मिलके मैक्रोमोलिक्यूल बनाती हैं, जिनमें से अब ग्लूकोज मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है, लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है। मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनसे माइक्रोमोलिक्यूल से मिलके मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं। ये थी मॉलिक्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब तक सिर्फ मॉलिक्यूल्स बने। अब है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो सेल बनेगा, यानी सेल की फॉर्मेशन की तरफ अब आएगा। अब जब बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में भी कौन सी 2 चीजें थी जो हमने पढ़ी थी, एक था न्यूक्लियोप्लाज्म और एक था साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस का फ्लूइड, और साइटोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड, या इसको एक और नाम दे सकते हैं कि सेल का फ्लूइड। साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है इंडिपेंडेंटली एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो एक यूनिट के तौर पे काम कर सकता है। अब सेल इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेम टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। और टिश्यू वो भी डिफरेंट टाइप के जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया सब कुछ। अब जब ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं, जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तमाम मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने देखा सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। यहाँ पे हम इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक हिरार्कियल पिरामिड से, कि नेफ्रॉन जो कि क्या होते हैं, सेल जो कि किडनी को फॉर्म करते हैं, ये सेल थे। उसके बाद इन नेफ्रॉन्स ने किडनी के टिश्यू बनाए, यानी ये एक टाइप के सेल थे सारे नेफ्रॉन्स।
सारे नेफ्रॉन्स थे, कोई दूसरा टाइप का सेल नहीं था। उन्होंने किडनी के टिश्यू बनाए। अब जब किडनी के बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे जो कि किडनी है। अब किडनी फॉर्म हो गई। किडनी के अलावा ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जब ये ऑर्गन मिलेंगे तो अब एक ऑर्गन सिस्टम बना है। यहाँ पे हमें ऑर्गन सिस्टम मिला। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, जब ये मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है ऑर्गेनिज्म की। अब तक हमने क्या देख लिया, एटॉमिक लेवल, उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर लेवल और सेलुलर लेवल। उसके बाद सेलुलर लेवल के बाद जब ऑर्गेनिज्म एक कंप्लीट फॉर्म हो चुका है तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेटेड नहीं रहता, अकेले नहीं रहता, वो हमेशा किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है। तो वहां से अब ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बनना शुरू होगी। तो अब वहां से एक टेक्सोनोमिक लेवल शुरू होता है। सबसे पहले जो होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल जो होता है टेक्सोनोमिक लेवल के अंदर, जो सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज दी स्पीशीज। स्पीशीज क्या होता है, इसको पहले हम एक थोड़ा सा इजी तरीके से देखते हैं, उसके बाद हम बुक का देख लेंगे। इंडिविजुअल यानी कोई एक, जैसे कि जिस फिश, वो एक इंडिविजुअल, ठीक है, सिर्फ एक। उसके बाद जब फिश, बहुत सारी फिशेज जब एक साथ रहती हैं, दे फॉर्म पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, यानी बहुत सारी या बहुत सारे मेंबर्स जो कि एक ही स्पीशीज के हों, यानी ये एक ही तरह की फिश है ना, तो बहुत सारी एक तरह की फिशेज एक साथ रहे हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली बज़ाहिर एक दूसरे से एक जैसी ही हैं, और वो इंटरब्रीड कर सकें और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन के बाद अब एक कोई भी फिश अकेले नहीं रहेगी। अगर कोई फिश किसी जगह मौजूद है, किसी इक्वेटिक मीडियम में मौजूद है, तो वहाँ पे वो सिर्फ अकेली फिश नहीं होगी, वहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीशीज के मेंबर होंगे, जैसे कि वहाँ जेलीफिश भी होगी, वहाँ पे वेल भी होगी, वहाँ पे क्रैब भी होगा और ग्रासेस भी होंगी। तो जैसे कि एक जगह जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज के मेंबर रह रहे हों, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। अभी सिर्फ स्पीशीज के मेंबर तक की बात हुई, लेकिन जब ये तमाम कम्युनिटी किसी भी एनवायरनमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ जब कम्युनिकेट करती है, यानी ये तमाम स्पीशीज रह रहे हैं, फिर अब ये यहाँ से फूड भी लेंगे, ये यहाँ एक्सक्रीशन भी करेंगे, ये यहाँ रेस्पिरेशन भी करेंगे, ये यहाँ का वाटर भी यूज करेंगे, ये यहाँ की सनलाइट भी यूज करेंगे, ये यहाँ फूड भी इनटेक करेंगे। तो उसकी यानी ये जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द का, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, उसे यूज करेंगे, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो उसके बाद है बायोम्स, यानी बहुत सारे इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो बायोम्स बोलते हैं। और बायोस्फीयर क्या है, यानी बायो का मतलब है लाइफ और स्फीयर का मतलब होता है सर्कल टाइप, ठीक है। तो अब यानी अर्थ पे मौजूद वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ एग्जिस्ट करें, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये टेक्सोनोमिक लेवल पे। अब हम बुक का देख लेते हैं कि बुक हमें क्या समझा रही है। इट इज द अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टेक्सोनोमिक लेवल का सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज में इंक्लूड क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली बज़ाहिर एक जैसे हों और कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद है पॉपुलेशन। जब मेंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे मेंबर्स स्पीशीज के एक साथ रहने लगे, दे फॉर्म पॉपुलेशन। और कम्युनिटी क्या है, व्हेन मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी जब अलग अलग स्पीशीज के मेंबर, जैसे कि काउ जो कि एक अलग स्पीशीज की, शिप जो कि एक अलग स्पीशी का, हॉर्स अलग स्पीशी का, वो एक जगह रहें एक साथ, उनको बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक। उसके बाद इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, कम्युनिटी अगर कहीं रह रही है तो दे मस्ट इंटरैक्ट विद लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। जब ये अपने लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के, तो दे नाउ फॉर्म दी इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। जैसे कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, काउ, शीप एंड हॉर्स अगर किसी जगह रहते हैं, सो दे मस्ट ईट
मतलब उन्हें फूड इनटेक करना पड़ेगा, वो वहाँ रेस्पिरेशन करेंगे, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड और फीकल मटेरियल अपना एक्सक्रीट करेंगे, तो यानी वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ। वो कुछ इनटेक भी कर रहे हैं और कुछ एक्सक्रीट भी कर रहे हैं। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर का मतलब है, बायो मतलब लाइफ एंड स्फीयर मतलब अर्थ। बायोस्फीयर क्या है? अर्थ पे मौजूद एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हों। अब बायोस्फीयर में बहुत सारे इक्वेटिक इकोसिस्टम भी आता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी खुश्की का इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम यानी सहराई इकोसिस्टम। तो ये तमाम थी, सारे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए। हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया, हमने एटम्स देखे, एटम से मॉलिक्यूल बने हैं, देन उसके बाद मॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म, फिर सेल, फिर ऑर्गन सिस्टम। ये तमाम हमने सारी हिरार्की अपनी देख ली, कंप्लीट कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।